नमस्कार एस्पिरेंट्स। अगर हमें भारत के संविधान की आत्मा को समझना है तो हमें उसकी ऐतिहासिक यात्रा को समझना होगा। ये वो यात्रा है जो ब्रिटिश रूल के लगभग 200 सालों में तय हुई। यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंडियन पॉलिटी का सबसे फाउंडेशनल टॉपिक है। तो आइए आज हम इस ऐतिहासिक नींव की हर परत को एक एक करके खोलेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने भारत के इतने बड़े, इतने मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे की नींव कैसे रख दी? इस सवाल का जवाब ही हमारी आज की पूरी जर्नी है और इस एक्सप्लेनर के अंत तक आपके पास इसका एक क्रिस्टल क्लियर स्टेप बाय स्टेप जवाब होगा। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैडर यानी संविधानिक सीढ़ी की तरह देखेंगे। पहले कंपनी रूल, फिर क्राउन रूल, और ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम आजादी तक पहुंचेंगे। लेट्स बिगिन। हमारी कहानी शुरू होती है द कंपनी रूल से। देखिए, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही थी, बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एक डिफैक्टो रूलर बन चुकी थी। और यहीं से शुरू हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंपनी को रेगुलेट करने का सिलसिला। इस दौरान ये 5 मुख्य एक्ट्स पास हुए। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत हुई और चार्टर एक्ट्स के जरिए ये सिलसिला आगे बढ़ा। ये एक्ट्स ही वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर ब्रिटिश कंट्रोल मजबूत होता गया। अब आते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट पर, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसे रेगुलेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला कदम था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट और कंट्रोल करने का। इसका पहला फीचर, गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। उनकी मदद के लिए एक 4 सदस्यों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। इसके जरिए सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ, जिसके तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और कंपनी में करप्शन रोकने के लिए कंपनी के सर्वेंट्स को प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया गया। आखिर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चलिए अब जरा यहां रुकते हैं। ये है आपका प्रीलिम्स बूस्टर। इन फैक्ट्स को बिल्कुल नोट कर लीजिए। पॉइंट 1, ये कंपनी को कंट्रोल करने का फर्स्ट स्टेप था। पॉइंट 2, इसने इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। पॉइंट 3, पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये रहा सबसे बड़ा ट्रैप, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 1774 में, लेकिन एक्ट था 1773 का। एग्जाम में इन दोनों सालों में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, सो बी केयरफुल। अच्छा, 1773 के एक्ट में कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें आ रही थीं। उन्हें ठीक करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसका मेन काम था गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों के ऑफिशियल काम को सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर करना, ताकि प्रशासन आसानी से चल सके। इसके बाद आया पेट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डबल गवर्नमेंट सिस्टम। इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के कमर्शियल यानी व्यापारिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कामों को अलग अलग कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कमर्शियल मामले दे दिए गए और पॉलिटिकल मामलों के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बस इसी सिस्टम को डबल गवर्नमेंट कहा गया और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास इतनी पावर थी कि वो भारत में ब्रिटिश पोजेशंस के सारे सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर सकता था। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन की तरफ। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की दिशा में आखिरी और सबसे निर्णायक कदम था। जो सफर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था, वो यहां आकर अपने चरम पर पहुंचा। और ये स्लाइड उस एवोल्यूशन को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, 1773 के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया, जिसके पहले होल्डर थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी पावर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तक थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने इस टाइटल को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इनके पास पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स आ गईं। तो ये शिफ्ट था एक रीजनल अथॉरिटी से एक नेशनल अथॉरिटी की तरफ। अब आते हैं कंपनी रूल के आखिरी चार्टर एक्ट पर। इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल्स काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी विधायी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कामों को अलग कर दिया। ये मॉडर्न गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेजिस्लेटिव काम के लिए एक अलग 6 सदस्यीय इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई और एक क्रांतिकारी बदलाव, सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और हाँ,
पहली बार इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी शुरुआत हुई। और फिर आता है 1857 का विद्रोह, द सिपॉय म्यूटिनी। इस एक घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने फैसला किया कि अब शासन कंपनी के हाथों में नहीं बल्कि सीधे क्राउन के अंदर होगा, और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा दौर, द क्राउन रूल। इस लैंडमार्क एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया और सारी पावर्स ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। इसके साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। वाइसरॉय अब क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। इसने पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुए डबल गवर्नमेंट सिस्टम को भी खत्म कर दिया और एक नया बेहद पावरफुल ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेह था। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट की, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जिसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके मुस्लिम्स के लिए कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकते थे। इसीलिए इस एक्ट के लिए कहा जाता है कि इसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाने लगा। इसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन किया गया। तो चलिए अब डायरकी के इस कॉम्प्लेक्स साउंडिंग कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में समझते हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था। स्टेप 1, एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांटा गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल। स्टेप 2, अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को आगे दो हिस्सों में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। स्टेप 3, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा को गवर्नर उन मिनिस्टर्स की सलाह से चलाते थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। स्टेप 4, वहीं दूसरी तरफ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस एटसेट्रा को गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ चलाते थे और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। शासन की इसी दोहरी व्यवस्था को डायरकी कहा गया। चलिए एक और प्रीलिम्स बूस्टर। 1919 के एक्ट में बहुत सारे फर्स्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, डायरकी को प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा, सेंटर में पहली बार बायकैमरलिज्म लाया गया, यानी दो सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस। तीसरा, देश में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए। चौथा, लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का एक नया ऑफिस बनाया गया। और पांचवां, पहली बार प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। ये सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए गोल्ड माइन हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस एक्ट पर जिसे भारत के वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था जिसने आज़ाद भारत के प्रशासनिक ढांचे की जमीन तैयार की। इस एक्ट के फीचर्स देखिए, आपको आज के संविधान की झलक साफ दिखेगी। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रोविजन किया। इसने पावर्स को सेंटर और प्रोविंसेस के बीच 3 लिस्ट्स में बांटा, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में है। इसने प्रोविंसेस से डायरकी को खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म यानी दो सदन वाली व्यवस्था शुरू की। और इसने उन संस्थाओं की नींव रखी जो आज भी देश की रीढ़ हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल कोर्ट, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, वो अंतिम कानून जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत के लिए पास किया, जिसने एक युग का अंत किया और 2 नए देशों को जन्म दिया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस ऐतिहासिक एक्ट ने ब्रिटिश रूल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट घोषित किया। इसने देश के पार्टीशन और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, इंडिया और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता साफ किया। वायसरॉय का ऑफिस खत्म हो गया और हर डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रोविजन किया गया। सबसे ज़रूरी बात, दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को ये पूरी शक्ति दी गई कि वो अपने लिए जैसा चाहें वैसा संविधान बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस भी अबॉलिश कर दिया गया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को ये आज़ादी दी गई कि वो या तो इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। आज़ादी से ठीक पहले 1946 में जो अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये हैं उसके कुछ प्रमुख सदस्य और उनके पोर्टफोलियोज। जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर और लियाकत अली खान फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बाद में इस सरकार में लॉ मिनिस्टर का पद संभाला।
और ये है आज़ाद भारत का पहला कैबिनेट। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सरदार पटेल ने होम के साथ साथ नए बने स्टेट्स मिनिस्ट्री का ज़रूरी काम भी संभाला। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बने और राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। आप देख सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट से यहाँ तक कुछ कॉन्टिन्यूटी है और कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। तो चलिए एक बार तेजी से रिवाइज करते हैं। हमारी पूरी यात्रा के 3 मेन फेजेस हैं। पहला, कंपनी रूल, जिसका कीवर्ड था सेंट्रलाइजेशन एंड रेगुलेशन। दूसरा, क्राउन रूल, जिसका फोकस था एसोसिएशन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ। और तीसरा, पाथ टू फ्रीडम, जिसके कीवर्ड्स हैं डायरकी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और आखिर में इंडिपेंडेंस। और आखिर में इस टॉपिक से आप यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए 1909, 1919 और 1935 के एक्ट्स के फीचर्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और मेंस के लिए इस सवाल पर विचार कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was a watershed moment that provided the basic structure for the post-independent Indian Constitution. Discuss. ये सवाल आपको इस पूरे टॉपिक को सिंथेसाइज करने में मदद करेगा।